डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डिकासो है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहता हूँ। यहाँ की एक स्टेट मैसाचुसेट्स का मैं रहने वाला हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं हमेशा से यहीं पर रहता आया हूँ। भले ही मैं अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं हर स्टेट में घूमना चाहता हूँ, लेकिन अंत में पसंद तो आपको अपनी स्टेट ही आती है। यहाँ का शहर बॉस्टन, मैं हमेशा यहाँ पर रहना पसंद करता हूँ। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के घर, मैं हर चीज़ को याद कर चुका हूँ। और यहाँ पर रात के समय आपको ऐसी ठंड का सामना करना पड़ता है जो आपको अंदर तक बुरी तरह से ठहरा सकती हैं। पेशे से बताऊँ तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं हर उस जगह पर पहुँच जाता हूँ जहाँ कुछ नया हुआ होता है। शहर में खुला नया अम्यूज़मेंट पार्क, शहर में नया रेस्टोरेंट, शहर में कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो मैं वहाँ पर सबसे पहले पहुँच जाता हूँ। इसीलिए लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। कोई भी नई चीज़ आ जाए मैं पहले वहाँ पहुँचकर खुद को साबित करना ही चाहता हूँ। और इस बार हमारे शहर में नई चीज़ नहीं बल्कि पुरानी चीज़ आई थी। हमारे इस शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना घर जिसे द हॉन्टेड हाउस कहा जाता है, उसे दोबारा खोला जा रहा था। उस घर का इतिहास सबको पता था। उस घर में कभी ऐसे लोग रहा करते थे जो लोगों को मार दिया करते थे और इसी घर में छिप जाया करते। उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस आती, लेकिन कभी उन्हें ढूंढ नहीं पाती। लोग कहते हैं कि गेट को पार करते ही वो इसी घर के अंदर जाते थे, लेकिन किसी को मिलते नहीं। कहाँ चले जाते वो? उन्हें सीरियल किलर भी कहा जाता है और पागल हत्यारे भी कहा जाता है। कई नाम दिए गए हैं उन्हें। उस घर को पिछले 20 सालों से बंद कर दिया गया था और अब दोबारा उसे खोला जा रहा है। कहा जाता है कि उस घर के पास से कोई भी गुजरता है तो उसे वो डरावनी सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीखने की आवाज़ें, हमें बचाओ, हमें बचाओ। ऐसी मध्यम मध्यम आवाज़ें हर किसी के कानों में पड़ ही जाती हैं। मैं भी कई बार उस घर के पास से गुजरा, मुझे कभी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। शायद कुछ लोग मशहूर होने के लिए इस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। हमारे इस शहर में एलियन शिप्स दिखने की कहानियां भी बहुत ज़्यादा लोग सुनाते हैं। शायद वो मन घड़ंत बातें होती हैं। कई तस्वीरों को मैं खंगाल चुका हूँ। झूठी तस्वीरें होती हैं, कुछ सच नहीं निकलता। लेकिन इस बार इस हॉन्टेड हाउस को खोला जा रहा था और एक रात का किराया $1000। और अगर आप रात को भागकर बाहर ना निकलें तो आपको $10,000 मिलेंगे। ये कहा गया था ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं। मुझे भी खास तौर पर इनविटेशन दिया गया था। यहाँ पर कहा गया था 1-2 लोगों को डराना बहुत ज़्यादा आसान है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग ही अंदर जा सकते हैं, इकट्ठे रह सकते हैं। अंदर बहुत सारे कमरे हैं, वो कहीं भी सो सकते हैं। पूरी रात गुजारने के बाद जो भी बाहर बिना डरे निकलता है और सही समय से पहले नहीं निकलता है, उसे $10,000 दिए जाएंगे। अगर मुझे इनवाइट किया ही गया था तो ऐसा मौका मैं कैसे गंवा सकता हूँ? वैसे भी $10,000 मिलना आसान बात नहीं होती। इस घर में पहुंचते ही मैंने देखा लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोग अंदर जाना चाहते थे, लेकिन 7 लोग इकट्ठे मिल नहीं पा रहे थे। कुछ जर्नलिस्ट आए हुए थे, लेकिन उनके साथ ही मना किए जा रहे थे कि ये घर बहुत डरावना है, वो अंदर नहीं जाना चाहते। लेकिन ऐसा मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? सबसे पहले उस मकान मालिक के पास में गया और कहने लगा कि मैं शहर का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट हूँ। इसकी खबर इतनी ज़्यादा बड़ी छापूंगा कि कमाई ही कमाई हो जाएगी। जो $10,000 आप हारने वाले हैं वो तो आपको वैसे देने पड़ेंगे, लेकिन उन पैसों को मैं पूरा करवा दूंगा, यकीन करिए। वो हंसने लगा था और उसके चेहरे पर मुस्कान देखने लायक थी। उसे लग रहा था कि मैं जीत ही नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसे भूतिया जगह पर जा चुका था। पूरी रात कब्रिस्तान में बिता चुका था, जंगल में जा चुका था।
हर तरह की जगह पर मैं जा चुका था। मुझे डर नहीं लगने वाला एक ऐसे पुराने से घर से जिसका इतिहास अजीब सा था। अंदर छिप जाते और किसी खिड़की से बाहर भाग जाते होंगे। पुलिस अंदर छापा मारती रह जाती, किसी को पकड़ नहीं पाती। मुझे एक रात यहाँ बिताने में कोई परेशानी नहीं होने वाली और मेरी टीम भी मान गई थी। पूरे 7 लोग थे और हमने रजिस्ट्रेशन करवा ही दी। पहली रात हमारे नाम हो चुकी थी और हम वो पहले इंसान होने वाले थे जो 20 सालों में इस घर के अंदर जाने वाले थे। खास तौर पर हमारा इंटरव्यू बाकी न्यूज़ वाले ले रहे थे और मैं उनके चेहरों पर हंस रहा था। हम सबसे आगे थे, हम सबसे आगे ही रहेंगे और सबसे पहले इस घर के अंदर जाएंगे। दोपहर का समय था, रात के समय हमें अंदर जाना था। हम कैमरे लेकर ही जाएंगे, अंदर अच्छे से शूट करेंगे, पूरी रात बिताएंगे, सुबह हंसते खेलते हुए बाहर आ जाएंगे। हम इसी तरह तैयारी करके रात के 8 बजे उन दरवाज़ों के पार चले गए थे। बहुत बड़ा सा बंगला है ये, साधारण छोटा घर नहीं है। इसमें बहुत सारे कमरे हैं, गिने गए थे किसी समय। 64 कमरे हैं इस बड़े से घर में और हर कमरा पहले से कुछ अलग सा। कहते हैं कि भूल भुलैया ये घर है जहाँ कोई भी भूल सकता है रास्ते को, और हमारी टीम 7 की इस घर के अंदर थी। हमने अंदर पहुंचते ही नियम बना लिए थे, भटकना हमें नहीं है। 7 के 7 एक साथ अंदर रहेंगे। हम 7 इकट्ठे होंगे तो भटकेंगे नहीं। सुबह हंसते हंसते निकलेंगे, $10,000 बांटेंगे और ऐश करेंगे। हमारा प्लान अच्छा था और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। वो भीड़ घर से दूर जा चुकी थी क्योंकि इस घर से आवाज़ें आने की बात सुनकर हर कोई डरता था। हमसे भी सब दूर चले गए। 4 दीवारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और गेट बहुत ज़्यादा दूर। अंदर से अगर हम चीखते भी शायद वहाँ आवाज़ ना पहुँचती, और यहाँ खिड़कियाँ कांच की इस तरह की हैं कि आवाज़ें बाहर ना आ पाएँ। तभी मन में ख्याल आया कि भूतों की आवाज़ लोगों के कानों तक, उस सड़क तक कैसे पहुँच जाती है। यहाँ तो हम चीखे भी तो बाहर तक कोई सुन नहीं पाएगा। हर कोई घर को चला गया होगा और मकान मालिक भी यहाँ आसपास ही भटकता रहेगा, इंतज़ार करेगा कब हम बाहर निकल कर आते हैं। यहाँ गेट के बिल्कुल सामने वाले घर में वो मकान मालिक रहने वाला था। वो गेट पर नज़र रखता। बाहर की तरफ कैमरे लगाए गए थे। अगर हम इस घर से बाहर निकले उसी के साथ हम शर्त हार जाएंगे। लेकिन इस दरवाजे के अंदर हम एक दूसरे को देख रहे थे। हमारे हाथ में टॉर्च थी और हम इस घर को एक एक करके देखना चाहते थे। हम चाहते थे हर कमरे में जाएं। पूरी रात बिताना मुश्किल होगा, घूमते घूमते मज़ा आएगा और इतने सालों बाद इस घर को देखने का मौका मिला है अकेले में। कभी भी पुलिस अकेले में इस घर के अंदर आ ही नहीं पाई, अच्छे से इस घर को खंगाल ही नहीं पाई। मुझे हमेशा से लगता था वो हत्यारे इस घर के अंदर आते होंगे। वहाँ 64 कमरे हैं, वो किसी कमरे में छिप जाते होंगे। जब पुलिस वहाँ पहुँचती होगी, यह सीक्रेट दरवाजे होंगे जिनसे वो बाहर निकल जाते होंगे। ऐसे बड़े घरों के नीचे सुरंगें भी बनाई जाती हैं बाहर भागने के लिए, इसीलिए तो इस घर का चुनाव करते होंगे। आज पूरी रात है, हर चीज़ को हम बाहर निकाल देंगे। इस मकान मालिक ने गलती कर दी है। इस मकान को उसके पूर्वज कब से संभाले रखे हुए थे, उन हथियारों को छिपाए हुए थे। इसके पूरे परिवार का भांडाफोड़ करके रहूँगा आज मैं। हमारी इस टीम में 3 लड़कियाँ थीं और 4 लड़के। हम सबसे पहले उस दरवाजे से आगे बड़े वाले हॉल में पहुँचे। वहाँ कुल 5 सीढ़ियाँ थीं। ये 3 मंजिला इमारत है जो बहुत विशाल है। यहाँ पर कमरे ही कमरे हैं और यहाँ भी 5-6 कमरे तो हमारी आंखों के सामने थे। सबसे पहले तो हम नीचे वाले कमरों को ही देखना चाहते थे। वो 5 कमरे जो आंखों के सामने थे, एक एक करके हम देखना चाहते थे। वो 3 लड़कियां तो कहने लगी थी कि हम इधर वाले कमरे देखते हैं और तुम लड़के उधर वाले कमरे देखो, लेकिन मैं किसी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। मैं जानता था यह घर भूतिया हो भी सकता है और यहाँ पर बुरी बुरी घटनाएं भी हो चुकी हैं। कई पुलिस वाले जब उन कातिलों को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए, कई लोग तो पैर फिसलने के कारण चोट खा गए, कुछ लोग कांच के टुकड़ों पर गिरकर मर गए, कई ऊपर से छलांग लगाकर मर गए, कुछ इन कमरों के दरवाजों में इस तरह से फंसे कि उनकी उंगलियां कट गई, कई लोग यहाँ गैस के कारण मारे गए।
ऐसी घटनाएं इस घर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थीं, लेकिन ये घटनाएं बहुत ज़्यादा पुरानी थीं। उनकी असली पिक्चर्स, असली सच्चाई किसी को पता नहीं थी। मैं मानता था ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन हमारे इस शहर में हर किसी की ज़बान पर ये कहानियाँ थीं और दिमाग में ये चल रहा था। इसलिए मैं उन लड़कियों को कहने लगा, नहीं, साथ इकट्ठे जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे बाहर भी इकट्ठे ही निकलेंगे। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और तुम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, बाहर भी लेकर जाऊँगा। वो थोड़ा गुस्सा हुई, लेकिन मेरे साथ ही दाईं तरफ वाले कमरों की तरफ चल पड़ी। सबसे पहला कमरा। हमने जैसे ही कमरा खोला, सामने बेड लगा था। मिट्टी का एक कण तक नहीं, वहाँ मकड़ी का एक जाला तक नहीं था। शायद सफाई करवाई गई थी। ऊपर से भी पंखा चल रहा था, जैसे पहले से ही चलाया गया हो। उनका मानना होगा यहाँ पर रहना सबसे आसान होगा और जो भी यहाँ रहेगा पहले कमरे में सोना ही पसंद करेगा। भूतिया घर में घूमने का प्लान तो किसी का नहीं होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता हम तो करने ही आए हैं। पहले कमरे में ये सब देख हम काफ़ी अचंभित थे। उसके बाद अगला कमरा। दूसरे कमरे में भी बेड लगा था, पंखा चल रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी थी। पेंटिंग्स चारों तरफ लगी हुई थीं, वो समझ में नहीं आ रही थी। कई जगह तो कुछ ब्रश के निशान थे और कई पेंटिंग्स बिल्कुल साफ सफ़ेद कागज़ लगाया गया था। डराने का पूरा प्रोग्राम था यहाँ पर। हर कोई डर कर भाग जाए ऐसी चीज़ें बनाई गई थीं। जैसे ही फर्श की तरफ नज़र पड़ी, फर्श पर अजीब अजीब से चेहरे, डरावने डरावने चेहरे। और सच में क्या अच्छा तरीका है। इधर उधर देखकर जब कोई डर जाए और नज़र पैरों पर पड़े तो ज़मीन पर बने वो चेहरे देखकर कोई भी डर कर बाहर की तरफ ही तो भागेगा और वो शर्त हार जाएगा। हम नहीं डरने वाले। उन लड़कियों की एक पल के लिए चीख निकल गई थी और हम लड़के उन पर हंसने लगे थे। उसके बाद हमने बाकी के भी एक एक दरवाजे को खोल कर देखा। हर जगह बेड लगाए गए थे और पंखे चल रहे थे। लाइट बिल्कुल थोड़ी सी, मध्यम सी उस रोशनी में ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता। डरावना सा एहसास देता और उन कमरों से दूर आकर हम आगे वाले कमरों को देखना चाहते थे। इतने बड़े घर में हम खो ना जाएं, ध्यान भी हमें रखना था। और कंधे पर टांगे वो बैग उठाकर थोड़ी सी थकान भी होने लगी थी। उन्हें कहीं रख भी नहीं सकते थे। यहाँ क्या पता नीचे से कोई रास्ते हों और वो मकान मालिक हमें डराने के लिए नीचे से लोगों को भी भेजे जो इस तरह की हरकतें करे ताकि हम डर कर भागें। हर चीज़ दिमाग में थी और हर कोई यहाँ सख्त होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधेरा किसी को भी डरा सकता है। भले ही कोई हरकत तक ना हो, हमारा दिमाग हमें खुद ही डराना शुरू कर देता है। अब हम बरामदे से दूसरी तरफ मुड़ गए थे। सामने एक गली सी थी और उसके आगे कुछ कमरे दिख रहे थे। अब हमें इस तरफ जाना चाहिए। मेरे एक साथी ने नीचे सफ़ेद रंग की एक टेप लगा दी। ये टेप एक रिफ्लेक्टर थी जो यहाँ पर चिपक जाती और हमें पता रहता कि हम अब इस तरफ गए हैं। मैं खुश हुआ, आखिर वो भी अपना तरीका अपना रहा है। हर कोई ऐसी ही हरकतें कर रहा था। कोई दीवार पर कोई स्टिकर चिपका देता, कोई ज़मीन पर कुछ रख देता। एक लड़की तो हर जगह मोमबत्ती लगाई जा रही थी ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी हो, जबकि एक लड़का छोटे छोटे बल्ब लेकर आया था जो बैटरी से चलते थे। वो उन्हें अलग अलग जगह चिपका रहा था, जिस कारण घर में काफ़ी ज़्यादा उजाला हो गया था। उस गली में आगे पहुँचते ही हमें कुछ कमरे नज़र आए। सबसे बड़ा दरवाज़ा सामने वाले उस कमरे का था और हम पहले उसे ही खोलने के लिए चले गए। वो दरवाज़ा 8 फुट का था और चौड़ा भी बहुत ज़्यादा। उसे खोलते ही हमारे सामने जो था, हम सब हैरान। सामने कुछ बेड पड़े थे, खून के धब्बे थे, वहाँ पर लंबी लंबी कुछ तारें पड़ी थीं। इसी के साथ कुछ ऐसी मशीनें जिन्हें डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। पूरा अस्पताल सा बनाया हुआ था यहाँ पर। और अंदर पहुंचते ही उस खून के धब्बों को सूंघकर एक लड़की ने कहा, यहाँ पर खून के धब्बे भी असली से बनाए गए हैं और सूंघो, खून की जो बदबू होती है ऐसी ही तो होती है। लगता है ब्लड बैंक से खून लाकर यहाँ पर इस तरह से उड़ेला गया है। इन्हें देखकर लगता नहीं वैसे ये ताज़ा है, ये पुराना लगता है। अच्छी तरकीब है वैसे डराने की। हम एक एक बेड की तरफ देख रहे थे और ये हॉल बहुत ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी आगे तक जाता। वहाँ कुल 50 बेड थे और
उनके पास से गुजरते हुए हम बहुत आगे तक गए। आगे दीवार थी। हमें पहले तो लगा घर इतना बड़ा नहीं है, ये हॉल ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। और क्या सच में इतने कमरे होंगे? 64 कमरे इस घर में हो भी सकते हैं। अगर एक एक कमरा इतना बड़ा निकले तो 64 होना नामुमकिन है। लेकिन चलो देखते हैं आगे हमें क्या दिखता है। उसके बाद अंधेरे को चीरते हुए दीवार तक पहुंचे हम। ये कमरा यहाँ ख़त्म होता था। उसके बाद वापस चल पड़े। वापस जैसे ही हम आधे बेड तक पहुंचे थे, पीछे से आवाज़ आई। ये ऐसी आवाज़ थी कोई दीवार पर कुछ खुरच रहा हो। इसके बाद हर कोई डर रहा था। हमने टॉर्च की रोशनी उस तरफ मारी तो दीवार पर एक्स का निशान बन गया था, जो पहले मौजूद नहीं था। किसी ने हमारे यहाँ होते हुए वो एक्स का निशान बनाया था, और जो भी था वो इन बेड के ना तो नीचे छिपा था, ना यहाँ से भागा होगा। गायब कैसे हो गया वो? क्या यहाँ से भागने का कोई और रास्ता भी है? अब मुझे लगने लगा था सच में यहाँ पर सीक्रेट डोर्स होंगे जिनसे बाहर निकला जाता होगा, लोगों को डराया जाता होगा। लड़कियां थोड़ी डरी हुई थीं, लेकिन मैंने उन्हें समझाया हॉन्टेड हाउस है, समझो डराने के लिए बहुत कुछ होगा, अभी देखो भूत सामने भी आएंगे। इस बात को कहकर सब लड़के हंसने लगे थे और लड़कियां कुछ समय तो चुप थीं, बाद में वो भी हंसने लगी। हम अब पहले वाले बरामदे में आ गए थे, बाहर जाने के दरवाजे के बिल्कुल पास। वहां एक लड़के ने कहा कि हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर देख कर आते हैं। हम वो चौड़ी सीढ़ियां चढ़ने लगे। वो 5 फुट चौड़ी सीढ़ियां थीं और हम सातों ऊपर की तरफ जा रहे थे। वो सीढ़ियां एक दीवार तक जाती और खत्म हो जाती। ये क्या, ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है? शायद कोई और रास्ता होगा। ये सीढ़ियां दीवार की तरफ जाती हैं। आगे कुछ नहीं था, बस एक दीवार जिस पर काले रंग का पेंट किया हुआ था। हाथ लगाने पर ऐसा लगा वो पेंट ताज़ा था, लेकिन उसकी अलग जो बदबू होती है वो नहीं आ रही थी। पेंट अगर ताज़ा है तो बदबू आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं थी। उन सीढ़ियों से उतरकर हम नीचे आ गए और हमें लगा ऊपर जाने का कोई गुप्त रास्ता होगा। आसानी से हम ऊपर तो जा नहीं सकते। नीचे उतरकर हम बरामदे की दूसरी गली की तरफ मुड़ चुके थे। आगे हमें कुछ दरवाजे नजर आए। हमने एक एक दरवाजे को खोला और पीछे दीवार। वहां कोई कमरे नहीं थे, बस दीवारें। 64 कमरे कैसे ढूंढेंगे हम? यहाँ पर तो दीवारों पर भी दरवाजे लगाए गए हैं। मुझे तो लगता है छत पर भी दरवाज़ा ना निकल आए। इस बात पर सब हंसे थे और चलते चलते जब हम आगे पहुंचे, वहां एक बड़ा दरवाज़ा छत पर भी था। 12 फुट ऊंची छत के ऊपर दरवाज़ा बिल्कुल बीच में लगाया गया था। ऊपर जाने का रास्ता ये हो सकता है, लेकिन यहाँ तक चढ़ेंगे कैसे? किस मूर्ख ने ऐसा घर बनाया है? यार हॉन्टेड हाउस तो ठीक है, दरवाज़ा छत पर बनाने से कौन डरेगा भाई? हंसी आ रही है। हमें अब सामने वाले दरवाजे से ही आगे जाना था। आसपास के दरवाजों के पीछे तो दीवारें थीं। तभी एक लड़की ने चीख मारी, यार मेरा बैग दे दे वापस। वो बार बार ऐसे ही चीखता जा रहा था। वो दूसरे टीम मेंबर पर चिल्ला रहा था, जबकि दूसरा टीम मेंबर ये कह रहा था, बैग तो तुझे दिया मैंने, तू मेरा बैग मुझी से मांग रहा है। वो दोनों झगड़ रहे थे तो मैं बात को सही करने के लिए उनके पास गया। दोनों से पूछा और दोनों ये कह रहे थे कि उन्होंने अपना बैग दूसरे को पकड़ाया, जबकि उनके पास 2 बैग होने चाहिए और दोनों नहीं थे। वहाँ हमारे सिवा और कोई मौजूद नहीं था और उनका कहना था बैग पकड़ाए गए हैं और गायब हो गए। हमारे पास सामान कम हो गया था। मैंने झगड़ा बंद करवाया और कहा, पीछे गिर गया होगा, वापस जाते वक्त उठा लेंगे, अब हमें सामने जाना है। उसके बाद हम आगे उस दरवाजे को खोल कमरे के अंदर गए। वो कमरा काली दीवार का बना हुआ था, एक भी सामान नहीं था वहाँ। फर्श पर काला पेंट किया हुआ था, छत पर काला पेंट और दीवारों पर भी काला पेंट। वो चमक रहा था। वहाँ पर हम टॉर्च जिस तरफ भी मारते बस काला रंग ही नजर आता। ऐसा लग रहा था किसी अंधेरी दुनिया में पहुंच आए हों हम और दूर दूर तक रोशनी जैसे लोप ही हो गई हो। तभी एक लड़की बोली, क्या आप पागल लोग हैं? यहाँ पर कितने सारे कमरे बनाए हैं और ऐसा काला कमरा? यहाँ बहुत डरावना बनाया गया है, लेकिन इस तरह के कमरों से अब नहीं डरते। भूतों की फिल्में हमने भी बहुत देखी हैं।
हम उस कमरे से बाहर आ गए थे। अब दोबारा हमें बरामदे में ही जाना था। आखिर हर दरवाजे को खोल चुके थे हम। आगे जाने का और कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है। 64 कमरे, कैसे पहुंचेंगे उन 64 कमरों तक हम? ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं। यहाँ भी हर दरवाजे के पीछे दीवार और कुछ दरवाजे ऐसे कमरों तक जाते हैं जो बहुत छोटे हैं। हमने कुल 10 से 15 कमरे ही देखे हैं। आखिर बाकी कमरों तक कैसे जाएंगे? या हमें यहीं बैठकर पूरी रात बितानी होगी? वापस उसी दरवाजे के पास आए थे और रास्ते में हमें अपना सामान नहीं मिला। वो दोनों एक दूसरे को घूरते रहे और उनका मानना था सामान कहीं तो गुम हुआ है। कहाँ गया? वहां उन दोनों से बात की तो दोनों कह रहे थे कि दूसरे ने बैग उसका भी पकड़ा, मांगा लेकिन वापस नहीं दिया, और बैग अगर मांगने पर लिया तो गया कहाँ? ये सवाल मन में था, जवाब किसी के पास नहीं। एक लड़की बोली, हमें अब कहाँ जाना चाहिए? सर, आपको क्या लगता है? कोई रास्ता तो बचा नहीं है। मैं भी सोचने को मजबूर था। मैं सिर्फ यहाँ रात ही बिताने नहीं आया था, बल्कि सब कुछ देखने आया था। कहाँ छिपते होंगे वो कातिल, मैं ये जानना चाहता था। हमारे पास कोई दरवाज़ा नहीं बचा था जहाँ पर हम जा पाएं। एक लड़की बोली, सर एक दरवाज़ा तो रह गया, छत पर जो दरवाज़ा था, लेकिन उस दरवाजे तक पहुँचेंगे कैसे? तभी मेरी नज़र सामने उस सीढ़ी पर पड़ी। वो सीढ़ी, उसे सीधा खड़ा किया जा सकता है। इसी के सहारे हम ऊपर जा सकते हैं। और देखें तो सही, ये दरवाज़ा ऊपर क्यों बनाया गया है? ऊपर जाने का रास्ता है तो बहुत कुछ नया आएगा। हम सब ने उस सीढ़ी को उठाया, सही तरह से फंसाया और उस दरवाजे के पास बांधने के कारण हम ऊपर तक जा सकते थे। एक एक करके हम उसके पास पहुंचे, दरवाज़ा खोला, ऊपर छत तक पहुंच गए। इस दरवाजे को नीचे उतरते वक्त बड़े ध्यान से खोलना है। हम एक ऐसे बड़े हॉल पर थे जिसके ज़मीन पर एक दरवाज़ा था। गलती से भी इस दरवाजे पर पैर नहीं रखना है, वरना नीचे धड़ाम करके गिर जाएंगे। हम सब एक दूसरे को ये कह रहे थे और हंस रहे थे। बड़ा सा हॉल जिस पर चारों तरफ बल्ब ही बल्ब लगे थे, इतनी तेज रोशनी जो आंखों को खा रही थी। वहां कई दरवाजे लगे थे, कम से कम 50 दरवाजे वहां लगे हुए थे, एक से सटा हुआ एक दरवाजा। आखिर इतने छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ, दरवाजे ही दरवाजे, कहाँ जाते होंगे? हमें एक एक करके खोलकर देखना होगा, कोई दरवाज़ा कहीं तो जाता होगा। पहला दरवाज़ा खोलते ही एक गली नज़र आई। वो गली कहीं जा रही थी। हमने प्लान बनाया, पहले दरवाजे से ही चलते हैं, एक एक करके खोलेंगे। हम उस गली के सहारे आगे बढ़ते रहे। बहुत लंबी गली थी, लगभग 10 मिनट तक हम चलते रहे। वो गली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना बड़ा घर तो है नहीं, आखिर ये गली इतनी लंबी कैसे है? कहाँ तक जाती होगी? कहीं ये शहर में तो नहीं निकलती? एक लड़का ये कह रहा था। हम जैसे ही उस गली के अंत तक पहुंचे, वहां एक दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा मैं खोलना चाहता था, लेकिन वो फंसा हुआ था। मैंने कंधा मारा, वो दरवाज़ा खुल गया और दरवाज़ा खुलते ही हमारे सामने जो था वो हैरानीजनक था। हम नीचे वाले फ्लोर में पहुंच गए थे और ये दरवाज़ा वही था जिसके पीछे तो वो दीवार होनी चाहिए। हम नीचे वाले फ्लोर में कैसे पहुंच गए? ये सवाल एक लड़के का था और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हर कोई नीचे इधर उधर घूम रहा था और जैसे ही हम बरामदे में पहुंचे, वहां 2 बैग रखे हुए थे। वही बैग जो हमारी टीम के पास थे और गायब हो गए थे, वो सामने पड़े थे। लेकिन सवाल तो ये कि हम नीचे कैसे आ गए? हम तो ऊपर होने चाहिए थे। वो सीढ़ी अब भी उस दरवाजे से लगी हुई थी और उस सीढ़ी के सहारे दोबारा हम ऊपर पहुंच आए। ऊपर पहुंचकर वो पहला दरवाज़ा हमने खोला और हैरान, उसके पीछे दीवार थी। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो रास्ता था, वो गली, उस गली के सहारे नीचे पहुंचते हैं, अब ये दीवार आ गई। यहाँ क्या हो रहा था हमारी समझ में नहीं आ रहा था। वो दीवार कोई नई बनी दीवार नहीं थी, बल्कि बिल्कुल सख्त पत्थर से बनी दीवार थी जिसे हिलाया नहीं जा सकता। वो यहाँ कैसे आ गई हम सोचे जा रहे थे, लेकिन अब हमें दूसरा दरवाज़ा खोलना था। दूसरा दरवाज़ा खोलते ही सामने मैदान और कुछ पेड़, अंधेरा ही अंधेरा था। यहाँ फर्स्ट फ्लोर से आगे मैदान कैसे आ गया?
यार पीछे तो गली होनी चाहिए, ये साफ मैदान कैसे आ गया? और सामने देखो वो गेट नजर आ रहा है। एक लड़के ने ये कहा था और मुझे भी वही दिख रहा था। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, उस मैदान में ऊपर चमकते हुए तारे दिख रहे थे और ये पता लग गया था कि हम सच में इस घर से बाहर आ गए हैं। तभी मैंने कदम पीछे हटा लिए। हम शर्त नहीं हारेंगे, हम इस घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ये चालाकी है हमें बाहर निकालने की, बाहर निकले शर्त हार जाएंगे। सब पीछे आ जाओ, इस दरवाजे को बंद करो, हम किसी और रास्ते से आगे जाएंगे। उसके बाद एक लड़की बोली, सर मैं खोलती हूँ दरवाज़ा, अब मेरी बारी। मैंने कोई दरवाज़ा नहीं खोला, अब लड़के सबसे आगे होकर खोले जा रहे हो। तो मैंने भी इशारा कर दिया, खोलो। दूसरी साइड का पहला दरवाज़ा जैसे ही उसने खोला, वो बड़ा सा कमरा था लेकिन टेढ़ा नजर आ रहा था। टेढ़ा यानी कि पंखा एक तरफ लगा हुआ था, जबकि पंखा तो ऊपर लगा होना चाहिए। बेड एक तरफ दीवार से चिपका हुआ था। ये बिल्कुल टेढ़ा सा कमरा समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही उस लड़की ने कदम आगे बढ़ाया, वहां पर वो एक तरफ घिसटती हुई उस बेड पर जा गिरी। वो दीवार पर सीधी खड़ी थी। उसे देख हम 6 के 6 हैरान और परेशान, ये कैसे हो सकता है? मैंने कदम आगे बढ़ाया और मैं भी उस बेड की तरफ खींचा चला गया। अब मैं एक तरफ दीवार पर बना वो दरवाज़ा देख रहा था जहां पर सभी टेढ़े दिख रहे थे। इस कमरे का गुरुत्वाकर्षण अलग क्यों है? सब टेढ़े क्यों हो जाते हैं? इस तरफ खींचे क्यों जाते हैं? एक एक करके सब इस कमरे में आ गए थे और हर कोई हैरान और परेशान। एक लड़की उस दरवाजे के पार टेढ़ी दिख रही थी, जबकि वो हमसे कह रही थी, हम दीवार पर खड़े हैं, हमें तो नीचे होना चाहिए। हम हंसते रहे लेकिन थोड़ा थोड़ा डरे भी। कुछ तो अजीब है इस घर में। हम उस कमरे से बाहर आ गए और दीवार पर चढ़कर उस दरवाजे के पार पहुंचने में मुश्किल बहुत हुई। हमें अब अगला दरवाज़ा खोलना था। हमने अगला दरवाज़ा खोला और वो बहुत ही अजीब सा। वहाँ पंखा इस दरवाजे के बिल्कुल पास लगा हुआ था। एक लड़की बोली, सर यहाँ मैं अंदर जाऊंगी। मैंने उसको इशारा किया, जा सकती हो, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। दरवाजे के पास पंखा क्यों लगा है और सामने बेड दीवार पर क्यों चिपका हुआ है? ये लोहे का बेड था जिसकी तारें निकली हुई थी और वहां कोई गद्दा नहीं था। तभी मेरा दिमाग चला, क्या इस कमरे का गुरुत्वाकर्षण बदला तो नहीं? मैं ये सोच ही रहा था, उस लड़की ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया और वो सीधा उस दीवार से जा चिपकी। वो उस बेड की निकली हुई नुकीली तारों में जैसे धंस सी गई। वो तारें उसके शरीर के अंदर घुस चुकी थी और वो चीख रही थी। मैंने भी जब वहां कदम बढ़ाने की कोशिश की तो मेरी टांग खींच रही थी उस तरफ। वहां सामने वो दीवार पर लगा बेड नहीं बल्कि फर्श पर लगा बेड है। गुरुत्वाकर्षण इस कमरे का बिल्कुल सीधा है। अगर कोई इधर गया तो सीधा नीचे जा गिरेगा। एक लड़का पीछे गया और वो सीढ़ी लेकर आया। वहां उस दरवाजे से नीचे सीढ़ी लगाकर ही हम उतर सकते थे और यही इकलौता रास्ता था। सबसे आगे मैं ही गया क्योंकि हर कोई डरा हुआ था। उस लड़की को बेड से निकालने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो तारें उसके शरीर के अंदर घुस चुकी थी, खून बह रहा था और अब हम यहाँ पर रुक नहीं सकते। ये मर जाएगी, ये रात नहीं निकाल सकती। देखो इसकी गर्दन के आर पार भी ये नुकीली तार निकल चुकी है। हमें इसे यहाँ से बाहर निकालना होगा, कुछ तो करना ही होगा हमें। एक लड़का ये कह रहा था, लेकिन उन तारों से उसे निकाला नहीं जा सकता था और बेड लेकर हम यहाँ से बाहर निकल नहीं सकते थे, सीढ़ी को पार नहीं कर पाते। तब एक लड़का बोला, मैं बाहर से किसी को लेकर आता हूँ, मैं बाहर निकल जाऊंगा। हम शर्त हारे तो हारे, इसकी जान जा सकती है। वो भागता हुआ नीचे की तरफ गया। 15 मिनट तक वो वापस आया ही नहीं। उसके बाद मैं खुद हैरान और परेशान। इस लड़की की जैसे सांसें धीमी होती जा रही थी, खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। इसे बचाने के लिए बाहर से किसी को तो आना ही पड़ता, लेकिन 15 मिनट हो गए, वो लड़का जा चुका है और वापस नहीं आया। इसके बाद मैंने 2 लड़कियों को कह दिया, तुम यहाँ रुको, इसका ध्यान रखो, हम सब नीचे जाकर आते हैं। वो क्यों नहीं आया? राघव क्यों नहीं आया? हम देख कर आते हैं। हम उस लड़के को ढूंढने के लिए नीचे चले गए थे। जैसे ही हम 3 वहां पहुंचे, वो हमारे सामने खड़ा था और हमें घूरे जा रहा था। इस तरह लगा जैसे वो अकड़ कर खड़ा हो।
उसकी आंखें बिल्कुल एक तरफ थीं। हम जब उसके पास पहुंचे तो देखा उसका शरीर जकड़ा जा चुका था, ठंडा पड़ चुका था, दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी, आंखें बाहर आई हुई थी जैसे उसने कोई चीज देख ली हो। डर के मारे उसका बुरा हाल हो चुका था और गर्दन पर हाथ लगाते ही ये पक्का हो गया, उसकी मौत हो चुकी थी। इस बात को सुनते ही मैं चीखने लगा था, जो भी हो अंदर आ जाओ, हमें यहाँ नहीं रुकना, यहाँ कुछ गड़बड़ है, जल्दी से हम बाहर चलते हैं। मैं उन 2 लड़कों को लेकर बाहर वाले दरवाजे के पास था। मैंने हर कोशिश कर ली उस दरवाजे के बाहर जाने की, लेकिन वो खुल नहीं रहा था, बाहर से बंद किया गया था। लेकिन क्यों? उस दरवाजे को खुला होना चाहिए, तभी तो हम बाहर निकलते, तभी तो वो शर्त हारता। लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी उस दरवाजे को खोला नहीं जा पाया। हम तीनों कंधे मार मार कर थक गए, लेकिन उस दरवाजे को तोड़ा भी नहीं जा सकता था। इस पूरे घर का बड़ा दरवाजा था वो, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। हमें अब कोई और रास्ता चुनना होगा, क्योंकि यहाँ पर खिड़कियाँ मौजूद नहीं थी। खिड़कियाँ तोड़कर भी हम बाहर नहीं जा सकते। ऊपर वाले फ्लोर में बाहर निकलने का एक रास्ता है, एक लड़का बोला। वहाँ मैदान तक जाने का रास्ता, चलो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ से बाहर किसी को लेकर आते हैं। हम तीनों भागते हुए उस सीढ़ी से ऊपर पहुंचे। वो दूसरा दरवाज़ा खुला जो मैदान तक जाता था। वहाँ से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही जब हमने पीछे मुड़कर देखा, ये बड़ा सा वो घर नहीं था, बल्कि एक छोटा सा कमरा था जिसके दरवाजे को पार करके हम बाहर आए हुए थे। ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? एक लड़की ने कहा। मेरे पास भी उसका कोई जवाब नहीं था। सामने लगा एक पीपल का पेड़ और आसपास अंधेरा ही अंधेरा। टॉर्च की रोशनी जितनी दूर तक जाती कुछ नजर नहीं आता। हम बाहर भागकर दूर से किसी को ला भी नहीं सकते थे। कुछ दूर तक हम चलते गए। वो मैदान, वो मिट्टी और घास, उसके सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। कितनी दूर तक हम गए, फिर भी कुछ नहीं। हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम उस घर से बाहर निकले थे। ऐसा लग रहा था किसी और दुनिया में कैद हो गए हों हम। हमें अब वापस जाना चाहिए। एक लड़के की ये आवाज़ सुनकर मैंने भी हामी भर दी और हम वापस उसी कमरे की तरफ चल पड़े। उसका दरवाज़ा खोलेंगे, उस घर में पहुंच जाएंगे। यहाँ रहना सही नहीं होगा। लेकिन तभी वापस आते समय उस पीपल के पेड़ के नीचे एक टेबल पड़ा था जिस पर एक गन पड़ी थी। चमकती हुई वो बंदूक असली थी, ये मुझे पता है। लेकिन उसे यहाँ कौन रखकर चला गया? पहले तो ये यहाँ पर मौजूद नहीं थी। जैसे ही हम उस टेबल के पास पहुँचे, आसपास उड़ती हुई परछाइयाँ दिखने लगी। वहाँ प्रेत ही प्रेत थे जो आसमान से बरस रहे थे। ज़मीन को छूते ही वो इंसानों की तरह बन जाते और बड़े बड़े दांत और नाखून लिए हमें जैसे पकड़ने की कोशिश करते। उनके दांत काफ़ी लंबे थे जो छाती तक आ रहे थे। वो जैसे अजीब से प्राणी थे, लेकिन हमारी पीठ पर उनके नाखून गड़ रहे थे जो दर्द कर रहे थे। चारों तरफ वो भरते गए और मुझे नहीं पता था इससे बचना कैसे है। शायद ये गन इसलिए रखी होगी, इन्हें मारने के लिए। मैंने वो गन उठाई, एक प्रेत की तरफ निशाना लगाया और गोली चला दी। मैंने और कई बार ट्रिगर दबाया, लेकिन और गोली नहीं निकली, सिर्फ एक ही निकली और सामने से हर एक प्रेत गायब हो चुका था। मैंने एक प्रेत के सर पर गोली चलाई थी और ये गोली उस प्रेत के सर पर नहीं, मेरे एक साथी के सर पर लगी थी। मेरा दूसरा साथी मुझे देखे जा रहा था। क्यों गोली चलाई आपने? आपको क्या हो गया था? आप आसमान में देखकर इस तरह चीखें मार रहे थे। हुआ क्या आपको? ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा, वो प्रेत जो नीचे उतर रहे थे, जो हमें पकड़ रहे थे, उसने नाखून मेरी पीठ पर गड़ाए थे। तो वो कहने लगा, पागल हो आप, पागल हो, आपने अपने साथी को मार दिया। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, आप पागल हो, आप मुझे मार सकते हो। तभी मैंने गन एक तरफ फेंक दी। नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मुझे सच में यहाँ प्रेत नजर आए थे, मैंने उसके सर पर गोली चलाई थी, इसे कैसे लग गई, ये तो मेरे पीछे था। वो मानने को तैयार नहीं था और मैं उसे मनाता जा रहा था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है,
यकीन करो, हम अकेले हुए तो जिंदा नहीं बचेंगे। हमें बाहर निकलना होगा। हमें जिंदा रहना है तो बाहर निकलना होगा। जल्दी करो। हम दोनों अब भागते हुए उन लड़कियों के पास जाना चाहते थे। हम इकट्ठा रहेंगे तभी बचेंगे, वरना कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। यहाँ बुरी शक्तियाँ इस घर में हैं जो हमें ऐसा भ्रम दे रही हैं। हम बच नहीं पाएंगे। भागते हुए उस दरवाजे को पार करते ही हम उसी कमरे में पहुंच गए थे जहां पर वो लड़की दीवार पर गड़ी हुई थी। हमारे लिए ऐसा लग रहा था। उस कमरे में पहुंचते ही वो जमीन पर उन तारों में फंसी मौत को आगोश में ले चुकी थी। उन दो लड़कियों की तरफ जब ध्यान पड़ा, एक लड़की कुर्सी पर इस तरह बैठी थी जैसे उसके शरीर में जान हो ही ना। मैंने दूसरी से पूछा, ये यहाँ क्यों बैठी है? तो उसने जवाब दिया, पीछे से देखो। मैं चलकर उस लड़की के पीछे गया तो उसकी पीठ पर 4 चाकू मारे गए थे। वो शरीर में घोंप दिए गए थे और खून नीचे तक निकला हुआ था। ये किसने किया? इसे भी मार दिया? किसने मारा? तो वो लड़की कहने लगी, मैंने मारा। ये मुझे मारना चाहती थी। ये उड़कर आ रही थी एक पिशाच की तरह। मुझे कंधों पर काट रही थी, गर्दन पर काट रही थी। मैंने वो चाकू इसकी पीठ में घोंप दिए। जब ये यहाँ पर बैठी मैंने घोंप दिए। बचने का कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। उसकी आंखों में आंसू थे और मैं जानता था यहाँ भी कुछ अलग ही हुआ होगा जैसा मेरे साथ हुआ था। हम 3 थे जो यहाँ बचे हुए थे। 4 साथियों की मौत हो चुकी थी। तभी मैंने उनसे कहा, इकट्ठे रहो, हम 3 बचे हैं। यहाँ से बाहर निकलना होगा, जल्दी करो। मुझे लगता है जितनी देर हम करेंगे ये भूतिया घर हमें मार देगा। हम उस सीढ़ी से ऊपर चढ़कर दरवाजे से बाहर आए और यहाँ और दरवाजों में ढूंढने लगे। तभी एक दरवाजे को खोले कमरे तक पहुंचे हम। सामने एक टेबल पड़ा था। टेबल पर एक बंदूक। मैंने कहा, ध्यान से, बंदूक को कोई हाथ मत लगाना। यहाँ हमें पिशाच दिखेंगे, भूत दिखेंगे, लेकिन वो सच नहीं होंगे। इसे कोई हाथ मत लगाना। वो बंदूक हमारे सामने पड़ी थी और हम इस दरवाजे को खोलकर बाहर निकलना चाहते थे। तभी हवा का एक झोंका आया। वो दरवाज़ा बंद हो गया और खुल नहीं रहा था दोबारा वो। हम तीनों ने कोशिश की। तभी नज़र बंदूक की तरफ पड़ी। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। एक पिशाच हवा से निकला। उस अंधेरे कमरे में जैसे दीवार को चीरकर वो सामने आ गया और एक लड़की को खींचकर उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ाने लगा। मैंने उस लड़के को कहा, झूठ है, झूठ है, ये सच में नहीं हो रहा। यहाँ सब कुछ झूठ हो रहा है। इस बंदूक को हाथ मत लगाना। यहाँ झूठ दिखाया जा रहा है। उस लड़की की चीखें हमारे सामने थी। वो चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन हम बंदूक को हाथ नहीं लगा रहे थे। हम उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उस पिशाच की पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं फिर भी गन को हाथ लगाना सही नहीं समझ रहा था। तभी उसने उस लड़की के सर को धड़ से अलग कर दिया और फिर से दीवार में समा सा गया। मैंने अपनी आंखों को मला और कहा, क्या तुम जिंदा हो? शालिनी, तुम जिंदा हो? उसका सर और उसका धड़ मेरे पैरों के पास पड़ा था और मेरा साथी मुझे घूरे जा रहा था। हमारे पास बंदूक थी, हम गोली चला सकते थे। हमने चलाई नहीं। ये तो सच में मारी गई ना। मैं हैरान परेशान था, आंखों में आंसू थे, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था। मैंने कहा, मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन अपना है कौन पराया है। मैंने देखा वो लड़का बंदूक की तरफ भागा। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने उसे धक्का दिया और उस बंदूक को अपने हाथों में ले लिया। वो कहने लगा, मार दो, मुझे भी मार दो। तुम कातिल सबको मारे जा रहे हो, मुझे भी मार दो। तुमने उसकी मदद नहीं की, अब बंदूक को उठा लिया। मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं। तो मैं भी रोकर कहने लगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम पर भी यकीन नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ रहना। हम यहाँ से बाहर निकलने की आखिरी कोशिश करते हैं। हम वहाँ से वापस पहले वाले दरवाजे के पास ही आ गए। वहाँ एक छोटी सी जगह थी जिससे बाहर लगी वो कुंडी दिख रही थी। इस बंदूक की गोली से अगर मैं उस कुंडी का निशाना लगाता तो बाहर से कुंडी टूट जाती और शायद दरवाज़ा खुल जाता।
मैंने उस बंदूक के अंदर की 6 गोलियां भी देख ली थी। हमें इसका ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। हमें प्रेतों से भी बचना होगा। हम 2 हैं। मौत बहुत करीब है, लेकिन हम फिर भी जिंदगी की तरफ मुड़ेंगे। उस दरवाजे के पास पहुंचते ही वो जैसे जम सा गया। किसी ने जैसे उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था और वो जकड़ा जा चुका था। हवा से निकली वो काली परछाई उसे पकड़ चुकी थी, उसके सर के बालों को खींच रही थी। उसकी गर्दन जैसे खींचकर धड़ से अलग की जा रही थी। मैं क्या करता, मैंने वो गोलियां चलाने की कोशिश की। मैंने वो गोली उसके बिल्कुल सर पर मारी और वो काली परछाई वहां से गायब हो गई। मेरा साथी अब भी जिंदा था। वहां उसको कुछ नहीं हुआ था और उसका शरीर चलने लगा था। सर, आपने बचा लिया। यहां इन पर गोलियां चलानी ही होंगी। हम ऐसे ही रह नहीं सकते। हमें कुछ तो करना ही होगा। उसके तुरंत बाद आसपास सफेद परछाई, काली परछाई, बड़ा सा पिशाच, कई चुड़ैलें नजर आने लगी। एक एक करके मैं उन पर गोलियां चलाता जा रहा था। 5 ही तो गोलियां बची थी और 3 गोलियां मैंने 3 लोगों पर चलाई और वो गायब हो गए, दोबारा नजर नहीं आए। 4थी गोली मैं चलाना चाहता था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। गोलियां खत्म हो गई तो क्या करेंगे? इसे ज़रूरत के लिए रखते हैं। शायद कोई बड़ा पिशाच सामने आ जाए, उसे मारेंगे। एक गोली तो उस कुंडी को खोलने के लिए भी चाहिए ना। वहां एक चुड़ैल ने मेरे साथी की गर्दन पकड़ ली थी, शरीर में नाखून गड़ा लिए थे। उसके शरीर को फाड़ा जा रहा था। मैं गोली नहीं चला रहा था। उनकी संख्या 3 थी, मेरे पास गोलियां 2। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं मजबूर था। एक गोली उस दरवाजे की कुंडी पर चलाई मैंने। वो कुंडी टूट चुकी थी। मैंने जोर लगाया, दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा हिला तक नहीं। मुझे और कोई कुंडी नजर नहीं आ रही थी। वो दरवाजा खुला ही नहीं। मैं पीछे मुड़ा। मैंने फिर से बंदूक उस चुड़ैल पर तान दी जिसने मेरे उस साथी के शरीर के 2 फाड़ कर दिए थे। धड़ के 2 हिस्से इधर उधर पड़े थे। मैंने उसके माथे पर गोली चलाई और बार बार ट्रिगर दबाता गया और गोली नहीं निकली, लेकिन वो वहां से गायब हो गई थी। उसके 2 साथी भी वहां से कब गायब हो गए पता नहीं चला। तभी वहां पर जिंदा लाशें दिखने लगी जो जमीन फाड़ कर बाहर आने लगी थीं। वो मुझे पकड़ना चाहती थीं। फर्श पर पहुंचते ही चारों तरफ वो लाशें ही लाशें। तभी वो सामने वाला दरवाजा खुला। बाहर जाने वाला दरवाजा खुल चुका था। मैंने उसे खोला। मैं भागने लगा। सामने अंधेरा, एक टेबल पड़ा था, एक बंदूक। मैंने उस बंदूक को उठा लिया और गेट की तरफ भागने लगा। मैंने जैसे ही गेट को खोला, मैं उस दरवाजे के पार था, दोबारा घर के अंदर। मेरे सामने वो जिंदा लाशें, और ना मैं अब पीछे जा सकता था क्योंकि वो दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैं गोलियां चलाता गया। वहाँ कई लाशें बिछी। वहाँ 20 से 25 गोलियां मैंने एक बंदूक से कैसे चला दी मुझे नहीं पता। एक बंदूक में इतनी गोलियां नहीं होती, लेकिन यहाँ जो भी हो रहा है अमूमन वो भी तो नहीं होता। सच क्या है झूठ क्या मुझे नहीं पता था। फिर से दरवाज़ा खुला। मैं बाहर की तरफ भागा। सामने टेबल, उस पर रखी बंदूक, मैंने वो उठाई। फिर से गेट खोलने की कोशिश की। गेट खोला, वहां दरवाज़ा। मैं दरवाजे के पार, दोबारा घर के अंदर। मैं चीख रहा था, मुझे बचाओ, मुझे जिंदा रहना है, मत मारो मुझे। वो जिंदा लाशें मुझे नोचने की कोशिश कर रही थी। पीछे दरवाज़ा खुला। मैं बाहर देखने लगा। बाहर कुछ लोग खड़े थे। मुझे लगा वो जिंदा लाशें हैं। मैं एक एक करके उन पर गोलियां चलाता गया। मैं 6 गोलियों से 6 लोगों के सर को फाड़ दिया था मैंने। बाहर भीड़ थी, कुछ कैमरे थे, लोग मुझे बचाने के लिए आए थे और मैंने उन पर गोलियां चला दी थीं। हर कोई वहां भागने लगा था। मेरी कोई तस्वीर खींचता और डर कर भाग जाता। पीछे कोई जिंदा लाश नहीं थी। मैं उस घर के बाहर अकेला खड़ा था और पीछे कई लोग जो चीख चिल्ला रहे थे।
बंदूक मेरे हाथ से फिसल कर नीचे गिर गई और वहाँ मैं खड़ा रहा। मैं नहीं जानता था मैं बाहर हूँ या घर के अंदर हूँ, ये सच है या भ्रम है। आधे घंटे बाद जब पुलिस आई, मुझे वहाँ से पकड़ कर ले गई। मुझ पर कातिल का ठप्पा लगाया गया। मैंने अपने 6 साथियों को नहीं मारा था और ना ही उन 6 लोगों को जो घर के बाहर मुझे बचाने के लिए आए थे। मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जेल में अब भी मैं ये सोचा करता हूँ। यहाँ से भागने के ख्याल मेरे मन में आते ही रहते हैं। मैं इस तरह यहाँ दफन नहीं होना चाहता। मैं यहाँ से किसी तरह तो भाग ही सकता हूँ। 10वां दिन था जेल का मेरा और आधी रात को वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ये सिर्फ मेरे सेल का दरवाज़ा था जो खुला था और उसे खोलकर मैं आगे निकल आया। किसी को पता नहीं चला। मैं सामने वाले दरवाजे तक पहुंच गया। उस दरवाजे के पार सफ़ेद सी रोशनी निकल रही थी। ये जेलर का कमरा था, लेकिन रोशनी कैसी? वो दरवाज़ा खोला मैंने और मैं जेल के बाहर पहुंच आया, सिर्फ एक दरवाजे को खोलकर। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन पुलिस मेरे पीछे भाग रही थी। मैं पुलिस से बचता बचाता वहाँ से दूर निकल आया था। मेरे पास अब कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ। मुझे एक कातिल कहा जाता है जो कई लोगों के कत्ल का कारण है। सच्चाई मैं बताता रहा, कोई मानता ही नहीं। वो घर भूतिया है, उसे दोबारा खोला गया है। मैं कहाँ जाऊँ? हर कोशिश कर ली, शायद वो घर मुझे ही बुला रहा है, इसीलिए उसने मुझे जेल से बाहर निकाला है। मैं भाग रहा हूँ उस घर की तरफ। हर कोई जानता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसी घर के अंदर जाऊँगा, समा जाऊँगा उसमें, जैसे हमेशा से उस घर में होता आया है। वो कातिल कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता, अब तक मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसी घर के गेट के बाहर खड़ा हूँ मैं और सोच रहा हूँ जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। इसी घर में तो जाना है मुझे, यही मेरी नियति है।